मैं निर्भय यादव TIU विजन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग जो है पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत 712 से 1707 तक रहेगा जिसका टाइम पीरियड। और आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं भारत पर अरबों का आक्रमण और भारत पर तुर्कों का आक्रमण। उसके बाद में पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1206 से 1526 तक। लगभग 320 वर्ष का जो टाइम पीरियड है वो दिल्ली सल्तनत का रहेगा। और दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहला डायनेस्टी यानी कि वंश चलेगा वो चलेगा गुलाम वंश। और गुलाम वंश का टाइम रहेगा 1206 से 1290 तक। और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर की जनता के कहने पर हिंदुस्तान में इसने मुस्लिम साम्राज्य स्टार्ट किया था और इसने अपनी पहली राजधानी कहां बनाई? लाहौर। और ध्यान रखेंगे मीनिंग ऑफ ऐबक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम में जो ऐबक है, ऐबक का मतलब क्या होता है? ऐबक का मतलब होता है गॉड ऑफ मून, यानी कि चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता कहा जाता है ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक एकमात्र ऐसा शासक हुआ है जो दिल्ली सल्तनत इतिहास का एकमात्र ऐसा सुल्तान हुआ है जो कभी भी सुल्तान के गद्दी पर नहीं बैठा। और इसने हमेशा एक ये गुलाम हुआ करता था किसका? मोहम्मद गौरी का। तो इसने हमेशा सेनापति की गद्दी पर ही बैठ के शासन किया, इसीलिए इसने अपनी जनता से कहलवाया सिपाहा सालार, यानी कि मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी ने अपनी जनता से सुल्तान कहलवाया था, लेकिन इसने अपनी जनता से कहलवाया सिपाहा सालार, यानी कि ये क्या होता है? सेनापति। और ध्यान रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने एक गुलाम इल्तुतमिश को राज्यपाल बनाया बदायूं का, यानी कि यूपी में ही एक डिस्ट्रिक्ट है बदायूं, और बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया इल्तुतमिश को। और ध्यान रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान या पोलो खेलते समय बारह सौ 10 में इसकी मृत्यु हुई। और ध्यान रखेंगे इसकी मृत्यु कहां हुई? लाहौर में। और इसका टॉम्ब यानी कि मकबरा भी कहां है? लाहौर में। और ध्यान रखेंगे 1210 में जैसे ही मृत्यु होती है किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई वैसे ही इसका बड़ा बेटा आराम शाह सिंहासन पर बैठा 1210 में। लेकिन ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था कौन? बदायूं का राज्यपाल इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने कहा कि ये गुलाम वंश है, इसमें जैसे मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद मैं हूं, तो असली हकदार तो मैं हूं। और इल्तुतमिश ने अपनी सेना लेकर के
बदायूं से चला और आराम शाह उधर लाहौर से अपनी सेना लेकर के आ रहा था। तो बीच में एक जगह पड़ती है, कहाँ, पंजाब में, जूड़ नामक स्थान पर। और यहीं पर ध्यान रखेंगे 1211 में हुआ जूड़ का युद्ध। किसके बीच? इल्तुतमिश और बैराम शाह के बीच। और ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या की। और ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश 1211 से 1236 में इसका टाइम पीरियड रहेगा। और ध्यान रखेंगे ही वॉज एक्चुअल फाउंडेड ऑफ गुलाम वंश, यानी कि इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। और ध्यान रखेंगे गुलाम वंश में अगर पूछा जाएगा कि वास्तविक इसका संस्थापक कौन था तो इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश को ही सुल्तान की उपाधि प्राप्त हुई थी। कहां से? बगदाद से, क्योंकि बगदाद के खलीफाओं के द्वारा ही वैधानिक रूप से ये पोस्ट दी जाती थी सुल्तान की, क्योंकि महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी ने तो अपनी जनता से कहलवाया था सुल्तान, लेकिन लीगली उनको ये टाइटल नहीं मिला था। लेकिन इल्तुतमिश को उपाधि मिली थी कहां से? बगदाद के खलीफाओं के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे भारत का सर्वप्रथम सुल्तान किसे कहा जाएगा? इल्तुतमिश को। और ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछेगा कि अंतिम सुल्तान कौन हुआ, क्योंकि 1526 में इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि मिली थी बगदाद के खलीफाओं के द्वारा, और इल्तुतमिश ने ही ये उपाधि पैतृक कर दी। कहा कि दिल्ली सल्तनत में अब कोई भी जो भी रूलर आएगा, जो भी शासक होगा, वो सुल्तान कहलाएगा। इसीलिए अंतिम सुल्तान कौन कहा जाएगा? 1526 में लड़ा जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, जो होगा किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो अंतिम सुल्तान कौन होगा? इब्राहिम लोधी। और ध्यान रखेंगे सर्वप्रथम भारत का सुल्तान कौन कहा जाएगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने और ध्यान रखेंगे 1215 में हुआ थर्ड बैटल ऑफ तराइन, यानी कि तराइन का तीसरा युद्ध। और ये किसके बीच हुआ? इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच। और ध्यान रखेंगे ये यल्दौज यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के साथी, यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था हिंदुस्तान में, तो यल्दौज को साम्राज्य मिला था कहाँ का? गजनी का। तो यल्दौज की नजर पड़ी किस पर? इल्तुतमिश पर। और इल्तुतमिश के साथ इसका जो है तीसरा युद्ध लड़ा गया तराइन का, और इल्तुतमिश ने हत्या कर दी किसकी? पराजित किया यल्दौज को और इसकी हत्या कर दी। और ध्यान रखेंगे ये तराइन हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कहां पर है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक जगह पड़ती है तरावड़ी, उसी को कहते हैं क्या? तराइन। और ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश के ही शासनकाल में एक इंपॉर्टेंट घटना घटित हुई 1221 यानी कि 1221 में एक इन्वेजन हुआ, इन्वेजन ऑफ चंगेज खान, यानी कि चंगेज खां का चंगेज खां का आक्रमण। और इसी का दूसरा नाम है तैमूचिन।
ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमारे इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि ये चंगेज खान इतना क्रूर शासक था कि ये खुद भी जानता था। और ये कहाँ का था? एक मंगोलॉइड्स था, यानी कि मंगोलिया से आया था। ध्यान रखेंगे, चंगेज खान खुद जानता था कि ये एक बदनाम और क्रूर शासक था, क्योंकि इसने अपने सेनापति को पहले ही बता दिया था कि जब हमारी मृत्यु हो उस समय किसी को ये भी ना पता चले कि हमारा अंतिम संस्कार कहाँ हुआ है। ध्यान रखेंगे, जो लोग हमें दफनाने जाएं उनको रास्ते में ही मरवा देना, जिससे कि कोई भी हमारे टॉम यानी कि मकबरे को न बता पाए कहां पर है, यानी कि कब्र का। इसीलिए इतिहास में एकमात्र ऐसा शासक जिसके कब्र का आज तक पता नहीं चला। और ये चंगेज खां का भारत पर आने का उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखेंगे, चंगेज खां का एक भाई था जिसकी हत्या करके वहां से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगवर्नी। और जलालुद्दीन मंगवर्नी जब मंगोलिया से इसके भाई की हत्या करके आया तो हिंदुस्तान में एक ही जगह थी, कहां? सिंध। और सिंध में जब आया तो उसने एक पत्र लिखा, किसके लिए? इल्तुतमिश के लिए, और कहा कि हमारी चंगेज खां से मदद कीजिए। और ध्यान रखेंगे, जब ये बात पता चली किसको? चंगेज खां को, तो चंगेज खां ने भी संदेश भिजवाया किसके पास? इल्तुतमिश के पास, और कहा कि अगर आपने जलालुद्दीन मंगवर्नी की मदद की तो जलालुद्दीन मंगवर्नी को तो खुदा भी नहीं बचा सकता, उसको तो हम मार ही देंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्ट्रॉय कर देंगे किसको? दिल्ली सल्तनत को। ऐसा इतिहासकारों ने बताया है कि इल्तुतमिश ने बड़े सूझबूझ से काम लिया और कहा कि जलालुद्दीन मंगवर्नी की हत्या नहीं, वो जलालुद्दीन मंगवर्नी की मदद नहीं की। और जब जलालुद्दीन मंगवर्नी की मदद नहीं की तो चंगेज खां आया और उसने अटैक किया जलालुद्दीन मंगवर्नी पर और उसकी हत्या कर दी। और जब जलालुद्दीन मंगवर्नी की हत्या कर दी तो जैसा कि कहा था किसने? चंगेज खां ने वादा किया था कि हम केवल जलालुद्दीन मंगवर्नी की हत्या करने आ रहे हैं, हमें और दिल्ली सल्तनत से कोई भी मतलब नहीं है। तो ठीक वैसा ही किया। और ध्यान रखेंगे, ये जो मंगोलिया जगह है ये कहां पर है? यानी कि चाइना के ऊपर और रसिया के नीचे जो मरुस्थलीय देश है मंगोलिया। तो ध्यान रखेंगे, अगर उस समय इल्तुतमिश सूझबूझ से काम न लेता तो आज हमें यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में तुर्कों का शासन न पड़ के किसका पड़ रहे होते? मंगोलों का शासन। तो बताते हैं कि इल्तुतमिश ने बहुत ही दिमाग से काम लिया और अगला काम किया इल्तुतमिश ने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए, यानी कि चांदी के जो सिक्के चलवाए थे उनको क्या कहा जाता था? टका या टंका। और जो तांबे के सिक्के थे उनको क्या कहा? जीतल। और ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश ने ही अपने शासनकाल में एक प्रथा चलाई थी जिसको कहते हैं इक्ता। और ध्यान रखेंगे, इक्ता यानी कि प्रोविंस होता था, प्रांत होता था। और ये इक्ता चलाया क्यों था? सबसे पहले तो हम यही जानेंगे, क्योंकि उस समय युद्ध में सैनिकों को सैलरी नहीं दी जाती थी और जो जमीन हड़पी जाती थी, जो जमीन जीत लेते थे, वो सैनिकों में बांट दी जाती थी। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? इक्ता चलाया, यानी कि जो इक्ता प्रांत कहा जाता था उसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया, उसको कहते थे इक्तेदार। और इक्तेदार क्या करता था? यहां से जो रेवेन्यू जनरेट होता था, यानी कि जो टैक्स वसूलता था, उसको कहते थे इक्तेदारी। यानी कि ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाए इक्ता, या आपसे पूछा जाए इक्तेदार, या आपसे पूछा जाए इक्तेदारी, तो यानी कि तीनों की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। और ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश ने एक और प्रथा चलाया था जिसको कहा जाता है दल चालीसा।
या इसी को कहेंगे तुर्कान ए चहलगानी। ध्यान रखेंगे दल चालीसा यानी कि इसमें जो है गुलाम हुआ करते थे, एक गुलामों का ग्रुप बनाया जिसमें 40 गुलाम हुआ करते थे। ये बेहद वफादार और विश्वसनीय हुआ करते थे किसके? सुल्तान के। तो ध्यान रखेंगे इक्ता प्रथा का प्रारंभ किसने किया? इल्तुतमिश ने। उसके बाद में एक और प्रथा चलाई जिसको कहते हैं तुर्कान ए चहलगानी या दल चालीसा प्रथा। और ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश ने ही 1229 में एक मीनार का निर्माण पूरा करवाया था जिसको हम जानते हैं कुतुब मीनार के नाम से। 1229 में कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। ठीक है ना। कुतुब मीनार का प्रारंभ किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 1229 में इसको पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और ध्यान रखेंगे जब इल्तुतमिश एक बार कालिंजर अभियान पर गया तो इसके चारों बेटे वहां पर विफल साबित हुए और वहां पर इसकी मदद की थी किसने? इसकी बेटी रजिया ने। तभी इसने ये निर्णय लिया कि हमारा उत्तराधिकारी इसके बेटे ना होकर के कौन होगा? रजिया। और उसी के नाम से इसने गुदवा पढ़वाया और उसके नाम से सिक्के चलवाए। और ध्यान रखेंगे इसने अपने जीते जी ही अपने मकबरे का निर्माण करवाया था और 1236 में मृत्यु हुई इल्तुतमिश की। और मकबरा अगर आपसे पूछेगा कि इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर है तो ध्यान रखेंगे कुतुब मीनार परिसर में ही कुतुब मीनार परिसर में ही जो है इल्तुतमिश का मकबरा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है वैसे ही इसका बड़ा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठता है 1236 में। लेकिन ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई किसको? रजिया को। और ध्यान रखेंगे रजिया ने कहा कि हम असली हकदार तो जो है हम हैं, क्योंकि इसके पिता ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किसको किया था? रजिया को। तो ध्यान रखेंगे रजिया रेड कलर के वस्त्र पहन करके और दिल्ली की जनता के पास पहुंची और कहा कि आप दिल्ली की जनता हैं और आपको पता है कि हमारे पिता ने उत्तराधिकारी तो हमें घोषित किया था और आप दिल्ली की जनता हैं, आप हमारी मदद कीजिए। और ध्यान रखेंगे दिल्ली की जनता की मदद मिली किसको? रजिया को। और रजिया ने दिल्ली की जनता की मदद से हत्या करवा दी किसकी? रुकनुद्दीन फिरोज शाह की। और ध्यान रखेंगे हम लोग कि अब हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान। इसका टाइम रहेगा 1236 से 1240। इतिहास की एकमात्र प्रथम महिला सुल्तान कौन बनी है? रजिया। और ध्यान रखेंगे रजिया अपनी बोल्डनेस की वजह से जानी जाती थी, इसीलिए इसको रजिया बेगम नहीं क्या कहा जाता था? रजिया सुल्तान कहा जाता था। क्योंकि उस समय महिलाओं को हिजाबों में रहना पड़ता था, पर्दा में रहना पड़ता था, इसीलिए इसने पर्दा प्रथा का बहुत विरोध किया। इसीलिए इसको रजिया बेगम नहीं क्या कहा जाने लगा? रजिया सुल्तान कहा गया। और ध्यान रखेंगे और जो इसका एक और भाई था जिसका नाम था बहराम शाह। और ध्यान रखेंगे बहराम शाह भी नहीं चाहता था कि दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठे? रजिया। इसीलिए बहराम शाह ने भी इसका विरोध किया और पूरा का पूरा अमीर वर्ग भी इससे
नहीं चाहता था इसे कि रजिया यानी कि दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कोई महिला शासन करे। और जो दल चालीसा के 40 लोग थे वो भी काम किसके लिए करने लगे? बैराम शाह के लिए। इसने दल चालीसा के 40 गुलामों को अपने अंडर में कर लिया और रजिया ने क्या किया, अपने 2 विश्वसनीय लोगों को यानी कि एक एतगीन को इक्तेदार नियुक्त किया बदायूं का। बदायूं जानते हैं आप लोग कहां पर है? यूपी में। और अल्तुनिया को पंजाब के भटिंडा का इक्तेदार नियुक्त किया। और ध्यान रखेंगे रजिया का एक प्रेमी था जिसका नाम था याकूत खां। प्रेम प्रसंग चलता था रजिया का याकूत खां से। और ये बात अमीर वर्ग, उच्च वर्ग के लोगों को बिल्कुल रास नहीं आई। और ध्यान रखेंगे याकूत खां को इसने एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग दे दिया था। अमीर इसको बना दिया था अपना अमीर ए आखूर, यानी कि एक निम्न जाति का व्यक्ति उच्च वर्ग का काम देखने लगा। यानी कि अमीर ए आखूर कहा जाता था, शाही अश्वशाला का मंत्री होता था। यानी कि याकूत खां का पहले काम हुआ करता था कि अपने सुल्तान के लिए काम करना, यानी कि उसके घोड़े का रख रखाव करना। और जब इल्तुतमिश अपने घोड़े पर बैठता था तो उसके पैरों को अपने हाथ पर रख करके उसको घोड़े पर बिठाता था और उसकी देखभाल करता था, यानी कि नहलाता धुलाता था। लेकिन जैसे ही रजिया सुल्तान बनी वैसे ही इसको एक महत्वपूर्ण विभाग मिल गया। इससे ये बात बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आई। और ध्यान रखेंगे तभी अल्तुनिया ने क्या किया, एक रिवोल्ट कर दिया। और जैसे ही ये रिवोल्ट हुआ वैसे ही अल्तुनिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और जैसे ही इसने अपने आप को स्वतंत्र किया और जैसे ही इसने स्वतंत्र इक्तेदार नियुक्त किया वैसे ही यानी कि इसने 1240 में ही एक रिवोल्ट कर दिया और इसको कहा जाता है रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया। और इस रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली से रजिया और याकूत खां कहाँ पहुंचे? पंजाब के भटिंडा। और जब ये यहाँ पर पहुंचे तो अल्तुनिया ने, ध्यान रखेंगे, हत्या कर दी किसकी? याकूत खां की। और ध्यान रखेंगे याकूत खां की जैसे ही हत्या हुई वैसे ही अल्तुनिया ने अरेस्ट कर लिया, यानी कि बंदी बना लिया किसको? रजिया को। और जैसे ही रजिया को बंदी बनाया वैसे ही ये खबर किसको मिली? गुप्तचरों के माध्यम से मिली बैराम शाह को। तो ध्यान रखेंगे बैराम शाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने अपने आप को 1240 में सुल्तान घोषित कर दिया। यानी कि गद्दी पर बैठ गया कौन? बैराम शाह। और अल्तुनिया ने गिरफ्तार कर लिया था किसको? रजिया को। बैराम शाह जान चुका था कि याकूत खां तो मारा जा चुका है और अल्तुनिया अब नहीं जिंदा छोड़ेगा किसको? रजिया को। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आया और अल्तुनिया ने रजिया को कहा कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप हमें दिल्ली सल्तनत सौंप दीजिए या फिर हमसे विवाह कर लीजिए। लेकिन रजिया किसी भी कीमत पर दिल्ली सल्तनत को खोना नहीं चाहती थी और इधर ध्यान रखेंगे याकूत खां भी मारा जा चुका था। तो दोस्तों अल्तुनिया से विवाह करने के लिए रजिया एग्री हुई और विवाह कर लिया। अब दोनों की निगाहें सीधी कहां पर थीं? बैराम शाह पर, क्योंकि अब पंजाब के भटिंडा से ये रजिया सुल्तान और अल्तुनिया चले दिल्ली के तरफ बैराम शाह के पास, क्योंकि बैराम शाह की हत्या करके ही रजिया फिर सुल्तान बनना चाहती थी। और जैसे ही दोनों वहां से आ रहे थे तो पंजाब से आगे एक जगह पड़ती है हरियाणा, और वहां पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक जगह है कैथल। कैथल
जगह पर क्या किया, अल्तोनिया ने और रजिया ने अपना एक शिविर लगाया और शिविर लगा करके आराम करने के लिए ये ठहर गए वहां पर। और ध्यान रखेंगे बैराम शाह ने ये दल चालीसा के 40 लोगों को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर रजिया, सुल्तान और अल्तोनिया वापस ना आ पाए, कहां, दिल्ली, किसी भी कीमत पर इनको रास्ते में ही मार देना है। तो ध्यान रखेंगे ये दल चालीसा के 40 लोग कहां पहुंच गए, कैथल। और ध्यान रखेंगे यहीं से एक मशहूर गाना बना है, रजिया गुंडों में फंस गई। तो ध्यान रखेंगे यहां पर दल चालीसा के 40 लोगों ने रजिया को वास्तव में घेर लिया था और यहीं पर हत्या कर दी रजिया की। और रजिया का मकबरा अगर आपसे पूछेंगे तो कहां पर है, कैथल में। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम अगला शासक पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे अगला हम पढ़ेंगे बैराम शाह। इसने भी 2 वर्ष शासन किया, 1240 से 42 तक। और ध्यान रखेंगे इसने इसको पता था कि दल चालीसा के 40 लोग जब दिल्ली के सुल्तान के लिए कोई भी काम कर सकते हैं तो ये हमारे लिए भी घातक हो सकते हैं। इसीलिए इसने अपने एक विश्वसनीय, इसने कहा कि कोई एक ऐसी पोस्ट बनाई जाए कि जो विश्वसनीय तो हमारा हो, यानी कि विश्वास हमारे ऊपर करता हो और काम करे किसके लिए, दल चालीसा के लिए। यानी कि इसने एक पोस्ट बनाई नायब ए मुमलकात। और ध्यान रखेंगे इसने पहला नायब ए मुमलकात किसको बनाया, एतगीन को, यानी कि बदायूं के राज्यपाल एतगीन को बुलाया और नायब ए मुमलकात की पोस्ट इसको दे दी। यानी कि ये काम किसके लिए करेगा, सुल्तान के लिए, लेकिन शासन किस पर करेगा, दल चालीसा के 40 लोगों पर। और ध्यान रखेंगे इसके ही शासनकाल में एक इम्पोर्टेंट घटना घटित हुई, यानी कि सेकेंड अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स, यानी कि मंगोलों का दूसरा आक्रमण। और ध्यान रखेंगे ये मंगोलों का दूसरा आक्रमण, यानी कि भारत में तो मंगोलों का दूसरा आक्रमण था, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर पहला, क्योंकि पहले जो चंगेज खान ने आक्रमण किया था, मतलब उस समय दिल्ली सल्तनत को कोई भी क्षति नहीं हुई थी और वो पुनः वापस लौट गया था जलालुद्दीन गवर्नी की हत्या करके, जैसा उसने वादा किया था। लेकिन बैराम शाह के शासनकाल में दूसरा अटैक मतलब हुआ दिल्ली सल्तनत पर, तो पहला था, लेकिन हिंदुस्तान में ये अटैक दूसरा था। और ध्यान रखेंगे अगला शासक मसूद शाह, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1242 से 1246। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे मसूद शाह के बाद हमें पढ़ना है नसीरुद्दीन महमूद। ये हम नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर आप लोग सुपर टेट या वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमें केवल वही घटनाएं पढ़नी हैं जो महत्वपूर्ण हैं और जहां से प्रश्न बनते हैं। यानी कि मसूद शाह के शासनकाल में कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट घटना नहीं है जो हमें पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नसीरुद्दीन महमूद, जिसका टाइम रहेगा 1246 से 1265 तक। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत करती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको कम से कम एक लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंडों को भेज सकते हैं, वो भी, उनकी भी कुछ मदद होगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको ये वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे टीम से मैथ्स की और तमाम हर सब्जेक्ट्स की वीडियो जा रही हैं। तो हम लोग केवल और केवल आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मतलब
हम ये नहीं कह रहे कि हम यहाँ पर हम ही विद्वान है या हम ही आप लोगों के लिए मतलब जो है कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल आपका भाई होने के नाते हम केवल और केवल आप सब हमारे भाई बहन हैं और हम आपसे कुछ सीखते हैं, कुछ हम आपको सिखाते हैं। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दिया करें जिससे और भी लोगों की मदद हो सके। बस इतना ही आज, और नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।